नमस्कार साथियों अभी तक हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th की हिस्ट्री के चैप्टर्स को कर रहे थे जो कि इंडियन और यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में थे। साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के साथ में। और राजस्थान हिस्ट्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। तो साथियों, ये आपका अपना हिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है और चैनल का नाम है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप। तो साथियों, राजस्थान इतिहास के पहले टॉपिक 1857 की क्रांति का ये फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति जब हिंदुस्तान में शुरू हुई थी तो हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों में इस क्रांति का प्रभाव और इसमें भाग लेने वाले जो लोग थे वो अलग अलग तरीके से इस क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। तो कुछ इलाकों में, कुछ प्रांतों में इस क्रांति का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं पे कुछ प्रांतों में इसका प्रभाव मिला जुला ही देखने को मिलता है। तो हम राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में जो रियासतें थी, जो राजपूताना स्टेट था, यहाँ जो रियासतें थीं, इन रियासतों की अपनी कुछ समस्याएं थी। और वो समस्याएं क्या थी कि एक तरफ तो दिल्ली में जो केंद्रीय सत्ता कभी मुग़लों की हुआ करती थी, वो अंग्रेज़ों के आने के बाद में उनकी सत्ता समाप्त हो गई और अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होना शुरू हो गया। तो जिसके चलते जो राजपूताना स्टेट्स हैं, ये भी अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ में आपसी प्रतिस्पर्धा में जुड़ जाते हैं। तो राजपूत राज्यों की आपसी प्रतिद्वंद्विता थी। साथ साथ जैसे ही दिल्ली में मुग़ल प्रशासन कमज़ोर होना शुरू होता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मराठों का प्रभाव लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक दौर ऐसा आता है जिसे देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं मराठे हिंदुस्तान के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लेंगे और वही एक केंद्रीय शक्ति के तौर पे उभर के आएंगे। तो एक तरफ तो मराठों का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मराठा पावर में भी कमी आती है। लेकिन इन मराठा शक्तियों ने राजस्थान की जो रियासतें हैं, इन रियासतों को काफ़ी ज़्यादा आतंकित कर दिया था। इसी के साथ साथ एक दूसरा कारण था पिंडारियों का आतंक। पिंडारी भी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और ये क्या करते थे, अलग अलग रियासतों में लूटपाट करते थे। और इन पिंडारियों के आतंक से कहीं ना कहीं अंग्रेज भी भयभीत थे। तो इसके चलते अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी कि एक ऐसे संबंध राजपूताना स्टेट्स के साथ स्थापित किए जाएं जिसके चलते इन पिंडारियों का आसानी से मुकाबला किया जा सके और साथ साथ अपनी सत्ता को भी हिंदुस्तान में मजबूती के साथ लागू किया जा सके। तो साथियों, इसी को हम शुरुआत करते हैं। मराठों के आतंक और पिंडारियों के आतंक से तंग आकर राजस्थान की बहुत सारी रियासतों ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधियाँ की थी। और अगर हम ये देखें कि सहायक संधियों का जनक कौन था राजस्थान में, तो राजस्थान में सहायक संधियों का जनक लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो 1798 में ये भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1805 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने रहते हैं। तो इनके शासनकाल में सहायक संधियों का दौर शुरू होता है और इन सहायक संधियों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने जिस भी रियासत या जिस भी प्रांत के साथ ये अपनी सहायक संधियाँ करते थे, उन रियासतों के आंतरिक मामलों में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये जो सहायक संधियों का जनक है, ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के बाद में अगले गवर्नर जनरल बनते हैं जॉर्ज बारलो। जॉर्ज बारलो की अगर बात करें तो ये लगभग 2 साल तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। 1805 में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1807 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल की एक अहम विशेषता ये थी कि डलहौजी के शासनकाल में जितनी भी सहायक संधियाँ राजपूताने की रियासतों के साथ की गई थी, उन ज़्यादातर सहायक संधियों को जॉर्ज बारलो ने रद्द कर दिया था। ठीक है, लेकिन 2 ऐसी रियासतें थी जिनके साथ की गई संधियों को जॉर्ज बारलो ने मान्यता दी और वो 2 रियासतें थी, भरतपुर और अलवर। तो लॉर्ड डलहौजी के बाद अगले गवर्नर जनरल जॉर्ज बारलो बने और 2 रियासतों भरतपुर और अलवर को छोड़ के बाकी सब रियासतों के साथ की गई सहायक संधियों को इन्होंने रद्द कर दिया था। तो साथियों, एक सवाल तो ये बनता है कि राजस्थान में सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में सहायक संधियों का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1798 से लेके 1805। इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल होते हैं।
अगला सवाल ये बनता है कि जॉर्ज बार्लो ने किन 2 रियासतों के साथ की गई सहायक संधियों को मान्यता दी, परंतु शेष रियासतों के साथ की गई संधियों को रद्द कर दिया था? तो जॉर्ज बार्लो ने भरतपुर और अलवर के साथ जो 1803 में संधियां की गई थी उन संधियों को मान्यता दी थी, बाकी शेष रियासतों के साथ की गई संधियों को उसने रद्द कर दिया था। तो अब देखते हैं कि अलवर और भरतपुर के साथ ये संधियां किस समय हुई थी। तो 1818 से पहले की गई जो संधियां हैं उसमें 2 संधि किस किस के साथ हुई, एक तो भरतपुर के साथ और एक अलवर के साथ। अन्य रियासतों के साथ भी हुई, क्योंकि उनको रद्द कर दिया था तो मैंने इन्हीं 2 संधियों को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहली अगर बात करें तो पहली जो है वो 29 सितंबर 1803 में भरतपुर के साथ होती है, और उस समय भरतपुर के जो शासक थे उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। तो भरतपुर के शासक महाराजा रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ 29 सितंबर 1803 में सहायक संधि की थी। ठीक है। दूसरा, अलवर के साथ सहायक संधि हुई। तो अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। तो अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी, और ये संधि 14 नवंबर 1803 में होती है। तो साथियों, यहाँ से हमारे 2 सवाल और तैयार होते हैं कि भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। तो भरतपुर के महाराजा रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी, और भरतपुर ने किस वर्ष अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। तो भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 में अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। अलवर के किस शासक ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। तो अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी, और ये संधि किस वर्ष संपन्न हुई। तो यह संधि 14 नवंबर 1803 में की जाती है। तो साथियों, इस स्लाइड में कुल मिला के हमारे सामने 3-4 सवाल जो हैं वो तैयार होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि राजस्थान में सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है। तो राजस्थान में सहायक संधियों का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, जिनका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 तक था। दूसरी चीज़, जॉर्ज बार्लो ने किन 2 रियासतों के साथ की गई संधियों को मान्यता दी थी। तो जॉर्ज बार्लो ने भरतपुर और अलवर के साथ की गई संधियों को ही मान्यता दी थी। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भरतपुर और अलवर के साथ की गई संधियों को ही मान्यता दी थी, अन्य रियासतों के साथ की गई संधियों को रद्द कर दिया था। तो उस गवर्नर जनरल का नाम था जॉर्ज बार्लो, और जॉर्ज बार्लो के शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1805 से लेकर 1807 तक था। अगला सवाल, भरतपुर ने कब अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। तो भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 में अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी, और भरतपुर के शासक का नाम क्या था। तो भरतपुर के शासक का नाम था महाराजा रंजीत सिंह। उसी तरीके से अलवर ने कब अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी। तो अलवर ने 14 नवंबर 1803 में अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी, और अलवर के शासक का नाम था बख्तावर सिंह। तो इस स्लाइड में कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के समक्ष है। आगे बात करते हैं। 1817 से 1818 के दौरान की गई संधियां। तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि जब ये संधियां की गई थी, यानी 1817 से 1818 की जो संधियां हुई थी, इन संधियों के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1818 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल लगभग 10 वर्ष का था, यानी 1813 से 1823 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो लगभग 10 वर्ष तक इन्होंने एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काम किया था। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि 1817 से 1818 के दौरान जो संधियां हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करते थे। दूसरी चीज़, गवर्नर जनरल तो संधियां करने जाएगा नहीं, वो अपने किसी अधिकारी को ही संधियां करने के लिए भेजेगा। तो इसी तरीके से ये जो सहायक संधियां हुई, इन सहायक संधियों को करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। ठीक है। 1817 से 1818 के दौरान की गई सहायक संधियां करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। इस सवाल को कई बार पूछा गया साथियों। तो वो अधिकारी था चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ उस समय दिल्ली का रेजिडेंट हुआ करता था। ठीक। इसके अलावा 3 ऐसी रियासतें थी जिनके साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ ना होके कोई और था। तो वो अधिकारी जो था, उस अधिकारी का नाम था जॉन मेलकम, और वो जो 3 रियासतें थी वो 3 रियासतें थी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी जॉन मेलकम था। ठीक है।
तो सबसे पहला सवाल कि 1817 से 1818 के दौरान जो सहायक संधियां हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिसका शासनकाल 1813 से 1823 था। अगर शासनकाल याद रहता है तो ऑटोमेटिक हमें ध्यान रहेगा कि इस वर्ष के दौरान वो इंसान ही गवर्नर जनरल था। दूसरी चीज़, किस अंग्रेज अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सहायक संधियां करे राजपुताने की रियासतों के साथ? तो वो जिम्मेदारी दी गई थी चार्ल्स मैडकॉफ को, और चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट था। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी जॉन मेलकम था। आगे बढ़ते हैं। जब ये सहायक संधियों का दौर शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी रियासत रही होगी जिसने सबसे पहले सहायक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए होंगे। तो वही देखते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी रियासत भी होगी जिसने सबसे आखिरी में उस सहायक संधि का जो प्रतिरूप या प्रारूप तैयार किया गया होगा उसके ऊपर हस्ताक्षर किए होंगे। तो इन दो सवालों के जवाब और ढूंढते हैं। तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत, तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत थी करौली रियासत। ठीक है, तो करौली ने किस वर्ष सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए? तो करौली ने 9 नवंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो साथियों, पहले सवाल का जवाब हमें मिल जाता है कि सबसे पहले 1817-18 की सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत करौली रियासत थी। और करौली रियासत ने किस वर्ष इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे? तो करौली रियासत ने 9 नवंबर 1817 में सहायक संधियों के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद अगला सवाल था कि सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने इन सहायक संधियों के प्रारूप पे हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे आखिर में सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी वो रियासत थी सिरोही। सिरोही ने सबसे आखिर में सहायक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया था। और किस वर्ष किया था? तो इन्होंने 1823 में किया था। ठीक है, तो बाकी रियासतें जो हैं वो लगभग 1817 से 1818 में सहायक संधियां कर लेती हैं, लेकिन सिरोही रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने 1823 में सहायक संधियों के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और कब? तो 11 सितंबर 1823। तो साथियों, 2 सवाल 2 जवाब। सबसे पहली रियासत करौली, सबसे अंतिम रियासत सिरोही। करौली ने कब किए? तो करौली ने किए 9 सितंबर 1817। और सिरोही ने कब किया? तो सिरोही ने किया 11 सितंबर 1823 में। इसके अलावा और देख लेते हैं कुछ रियासतों को कि उन्होंने किस किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे 1817 से 1818 की सहायक संधियों पे। तो सबसे पहला नाम हमारे सामने है करौली। करौली के बाद में कोटा, कोटा के बाद में जोधपुर, और जोधपुर को ही साथियों मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो पहले इन 3 को देखते हैं। इन 3 में मुख्यतः पहली 2 जो हैं उन्होंने 1817 में ही सहायक संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ। तो करौली का अभी अभी हमने पढ़ा था कि 9 सितंबर 1817 में करौली सहायक संधि कर लेता है। करौली के बाद में कोटा, कोटा की अगर बात करें तो कोटा 26 दिसंबर 1817 में सहायक संधि करता है। ठीक है, कोटा के बाद में जोधपुर यानी मारवाड़। तो जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर अगले वर्ष साल के पहले महीने में 6 जनवरी 1818 में सहायक संधि अंग्रेजों के साथ में करता है। तो 3 रियासतें हमारे सामने हैं। सबसे पहले करौली रियासत ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए 9 सितंबर 1817। उसके बाद में कोटा रियासत ने संधि पत्र पे हस्ताक्षर किए 26 दिसंबर 1817। उसके बाद जोधपुर यानी मारवाड़ ने अगले वर्ष यानी 1818 साल का पहला महीना जनवरी और तारीख 6 जनवरी 1818 को जोधपुर ने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगली है उदयपुर। उदयपुर को मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो मेवाड़ ने कब किए? तो इन्होंने किए जनवरी के महीने में ही, लगभग 22 जनवरी के आसपास। तो 22 जनवरी 1818 को उदयपुर सहायक संधि करता है अंग्रेजों के साथ में। और उसके बाद नंबर आता है बूंदी का। तो बूंदी करता है नेक्स्ट मंथ 10 फरवरी 1818 में। तो कुल मिला के इन 5 को अगर देखा जाए तो एक तरीके से सिलसिलेवार ढंग से हम इसको याद कर सकते हैं कि सबसे पहले करौली रियासत, उसके बाद कोटा रियासत, उसके बाद जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत, उसके बाद उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत, और फिर बूंदी रियासत। तो इन 5 का क्रम ये है। सबसे पहले करौली ने हस्ताक्षर किए, फिर कोटा ने हस्ताक्षर किए, फिर जोधपुर ने हस्ताक्षर किए, फिर उदयपुर ने हस्ताक्षर किए, और फिर बूंदी ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की।
करौली ने कब की? 9 सितंबर 1817। कोटा ने कब की? तो कोटा ने 26 दिसंबर 1817। जोधपुर ने कब की? तो जोधपुर ने 6 जनवरी 1818। उदयपुर ने 22 जनवरी 1818 और बूंदी ने 10 फरवरी 1818 में सहायक संधि की थी। तो आशा करता हूँ ये पांचों आपके जहन में रहेंगे। एक दो बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको भी तुरंत याद हो जाएगा। पहली बार में थोड़ी दिक्कत होती है, बट ये उम्मीद करता हूँ कि आपको नाम जरूर याद हो गए होंगे। करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, 5। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में बूंदी के बाद अगर हम देखें तो बीकानेर सहायक संधियों पे हस्ताक्षर करता है। तो बीकानेर करता है मार्च 1818 में, ठीक है, 21 मार्च 1818 ये वो तिथि है जिस दिन बीकानेर सहायक संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करता है। बीकानेर के बाद में जयपुर अप्रैल में, अगले ही महीने, वर्ष 1818, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1818 को जयपुर के साथ सहायक संधि की गई। फिर आता है जैसलमेर का नंबर। तो 12 दिसंबर 1818 को जैसलमेर जो है वो सहायक संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करता है। दिसंबर 12वां महीना 12 तारीख 1818, 12/12/18 कौन करता है? जैसलमेर। 15/4/18 कौन करता है? जयपुर। 21/3/18 कौन करता है? बीकानेर। और सबसे अंत में ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए इजी है, 11 सितंबर 1823 को सिरोही रियासत सहायक संधि करती है अंग्रेजों के साथ। तो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा करौली ने की, उसके बाद में कोटा के बाद जोधपुर के बाद उदयपुर के बाद बूंदी। अब बात करते हैं इस तरफ जो हमने लिखा कि बीकानेर। तो बीकानेर सहायक संधि कब करता है? तो भाई बीकानेर सहायक संधि करता है 21 मार्च 1818 को। बीकानेर के बाद जयपुर कब करता है? तो जयपुर करता है 15 अप्रैल 1818 को। जयपुर के बाद जैसलमेर, बड़ा इजी है, 12/12/18, 12 दिसंबर 1818 को जैसलमेर करता है। और सबसे आखिरी सिरोही कब? 11 सितंबर 1823। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये सहायक संधियाँ करने वाली रियासतों के नाम, साथ साथ जो समय है, जो तिथियाँ हैं, वो भी आपके जहन में होंगी। तो यहाँ से एक सवाल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरा, सहायक संधि करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ। तीसरा सवाल, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर इसके साथ सहायक संधि करने वाला अधिकारी कौन? तो जॉन मेलकम। सबसे पहले सहायक संधि करौली करता है, करौली के बाद में कोटा करता है, कोटा के बाद में जोधपुर के बाद उदयपुर, फिर बूंदी, फिर बीकानेर, फिर जयपुर, फिर जैसलमेर और सिरोही, और सबसे अंत में सिरोही कब करता है? 11 सितंबर 1823। और करौली कब करता है? तो करौली करता है 9 नवंबर 1817 में। तो साथियों इस स्लाइड में यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसी के साथ में। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, उसका नाम क्या था? तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत का नाम था टोंक, ठीक है। तो ये जो टोंक रियासत थी साथियों, ये 15 नवंबर 1817 को अंग्रेज़ों ने इसे पिंडारियों के जो मुखिया थे उसको सौंप दिया था। और पिंडारियों के उस मुखिया, उस लीडर का नाम था अमीर खान पिंडारी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ खुद पिंडारियों से बहुत ज़्यादा दुखी थे। पिंडारी कहीं भी अचानक हमला कर देते थे और उसके बाद वहाँ से लूटपाट करके निकल लेते थे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जिन इलाकों में ये आक्रमण करते थे वहाँ पे शांति व्यवस्था नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं थी। और जब शांति व्यवस्था नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो प्रशासन अच्छे से नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे में व्यापारिक गतिविधियां अच्छे से नहीं की जा सकती हैं। कृषिगत गतिविधियां भी अगर उन इलाकों में हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है, और हर तरफ भय और आतंक का माहौल रहता है। तो रियासतों की जो आम जनता थी वो भी पिंडारियों से परेशान थी, और साथ साथ अंग्रेज भी परेशान थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यापार के बल पे ही हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए लालायित थे। तो इसके चलते उनको ज़रूरत थी कि पिंडारियों को शांत किया जाए। तो इसी के चलते अमीर खान पिंडारी को अंग्रेज़ों ने टोंक रियासत दे दी थी, और टोंक रियासत राजपूताने की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ठीक है। तो इसी को देखते हैं, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत थी। और टोंक को किसे दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा? तो टोंक अमीर खान पिंडारी को दिया। किसने? अंग्रेज़ों ने दिया। और कब दिया? तो ये 1817, 15 नवंबर 1817 में अंग्रेज़ों ने टोंक रियासत अमीर खान पिंडारी को दी, और अमीर खान पिंडारी के साथ में संधि करके उसे अपने साथ मिला लिया। तो 15 नवंबर 1817 को अंग्रेज़ों ने अमीर खान पिंडारी को यह रियासत देकर संधि की थी। इसके अलावा एक सवाल और बनता है यहाँ से कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी?
तो साथियों कोटा रियासत का जब विभाजन हुआ था तो कोटा रियासत की विभाजन के बाद एक नई रियासत अस्तित्व में आई थी और उस नई रियासत का नाम था झालावाड़। ठीक है, तो 1837 में कोटा राज्य का या कोटा रियासत का विभाजन होता है और इस नई रियासत को, ये जो नई झालावाड़ रियासत थी, इस रियासत को अंग्रेज अगले ही वर्ष 1838 में मान्यता दे देते हैं। तो दो सवाल यहाँ से हमारे तैयार होते हैं। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत, ठीक है, टोंक रियासत अंग्रेजों ने किसे दी? तो टोंक रियासत अंग्रेजों ने पिंडारियों के नेता अमीर खान पिंडारी को दी। कब? तो 15 नवंबर 1817 में, और उसके बाद उसके साथ संधि कर ली। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत अस्तित्व में आई थी कोटा राज्य के विभाजन के फलस्वरूप, और ये विभाजन कब हुआ? 1837 में, और इस नई रियासत को अंग्रेजों ने मान्यता दी 1838 में। तो राजस्थान की नवीन रियासत झालावाड़ 1837 में कोटा राज्य के विभाजन के कारण अस्तित्व में आई। 1838 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इसको मान्यता प्रदान कर दी थी। तो 2 पॉइंट्स 2 क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ तैयार हो जाते हैं। एक अगला सवाल यहीं से आता है कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का नाम था विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ इनके लिए कही जाती है, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो कानून बना था वो कानून भी विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही बना था। तो विलियम बेंटिंग ने राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया था। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कमिश्नरी व्यवस्था है, इसे कब लागू किया गया राजस्थान में? तो ये कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई थी 1832 में। ठीक है, तो एक और सवाल हमारे यहाँ से तैयार होता है कि राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। पूरा नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1829 में ये गवर्नर जनरल बन के आते हैं और 1835 तक ये गवर्नर जनरल बने रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने ही सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनाया था। उस कानून की धारा 17 थी, एक्ट 17 के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। और तारीख थी उस समय 4 दिसंबर 1829। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है ये चीज़। ठीक है, अगला सवाल, एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय की स्थापना। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, यानी ये वो इंसान है जो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता है। तो जो एजीजी है, यानी सबसे ऊपर अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो हिंदुस्तान में कौन है? गवर्नर जनरल, और उसके बाद में गवर्नर जनरल का एजेंट एजीजी, और उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गवर्नर जनरल के कार्यालय की स्थापना की गई थी अजमेर में। ठीक है, इसी के साथ एक सवाल और आ जाता है कि राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल था अब्राहम लोकेट। साथियों इन सवालों को मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इसी क्रांति के दौरान, तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें जुड़ेंगी। नाम आएगा कि पॉलिटिकल एजेंट ये था, नाम आएगा एजीजी ये था, तो मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है। तो पहली चीज़ कि एजेंट टू गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेगा? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल से ऊपर अधिकारी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, एजीजी को रिपोर्ट कौन करेगा? तो एजीजी को रिपोर्ट करेंगे पॉलिटिकल एजेंट जो जितने भी हैं। तो एजीजी का कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। और राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? तो राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल अब्राहम लोकेट था। इसके बाद एक बड़ा बदलाव किया गया, जो प्रशासनिक व्यवस्था है राजपूताने में, जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी उसको सुचारू रूप से चलाने के सिलसिले में अंग्रेजों ने एक बड़ा बदलाव किया था। और वो बदलाव क्या था कि क्योंकि अंग्रेज एक ऐसे प्रदेश से हिंदुस्तान में आए थे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वो एक ठंडे मौसम से हिंदुस्तान में आए थे। और राजस्थान या राजपूताने की बात करें तो हम सभी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मई जून जुलाई के महीने ऐसे होते हैं जिस समय यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जो लोग ऐसे माहौल के अभ्यस्त नहीं हैं उनके लिए कार्य करना और भी ज़्यादा कठिन है। तो इसी के चलते
अंग्रेजी सरकार ने एक फैसला लिया और उन्होंने क्या किया, एजीजी के कार्यालय का ट्रांसफ़र कर दिया, यानी एजीजी का जो कार्यालय है उसका जो ऑफिस है उसका स्थानांतरण कर दिया माउंट आबू में। ठीक है, और ये कब किया गया, तो 1845 में। तो इसी चीज़ को लिखा है एजीजी कार्यालय का स्थानांतरण। तो एजीजी कार्यालय का स्थानांतरण किया गया 1845 में, और किस जगह किया गया, तो अजमेर से ट्रांसफ़र करके माउंट आबू। अब माउंट आबू उनका नया कार्यालय हो गया। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ रह के भी अच्छे से काम नहीं किया जा सकता था, अब ऐसा इलाका है जब ठंड का मौसम आ रहा है तो फिर यहाँ पे सारी सुविधाएं सारी जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। और 1864 के साल में, यानी 1864 ईस्वी में एजीजी के कार्यालय के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। और वो फैसला क्या लिया गया कि गर्मी के मौसम में एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो ऑफिस होगा वो होगा माउंट आबू, और जब सर्दी का मौसम आ जाएगा तो सर्दी के मौसम में एजीजी का जो कार्यालय होगा वो कार्यालय हो जाएगा अजमेर में। तो साथियों इसी चीज़ को इस की पॉइंट में लिखा है कि एजीजी का सबसे पहले कार्यालय अजमेर में, स्थानांतरण होता है 1845 में अजमेर से माउंट आबू, और 1864 में एक अहम फैसला लिया गया कि सर्दी के मौसम में अजमेर ही रहेगा कार्यालय और गर्मी के मौसम में माउंट आबू चला जाएगा, ताकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, तो साथियों इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी, एकमात्र टोंक, कब अस्तित्व में आई, तो 15 नवंबर 1817। किसे दी गई, अमीर खां पिंडारी को। उसके बाद नवीन रियासत झालावाड़, कब अस्तित्व में आई, 1837 में। अंग्रेजों ने मान्यता 1838 में दी। कैसे अस्तित्व में आई, तो भाई कोटा रियासत का विभाजन होकर झालावाड़ रियासत बनी थी। ठीक है, कमिश्नरी व्यवस्था किसने लागू की, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये वही वायसराय है जिसने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून लेके आया था। ठीक है, उस कानून की धारा 17 के तहत सती प्रथा को बंद किया था। तो इसी इंसान ने कमिश्नरी व्यवस्था राजपूताने में लागू की थी। पहला जो एजीजी का कार्यालय है वो अजमेर में था, और पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो अब्राहम लोकेट था। 1845 में कार्यालय माउंट आबू चला गया, और 1864 में सर्दी के मौसम में माउंट आबू कर दिया, और माफ़ कीजिए, सर्दी के मौसम में अजमेर कर दिया और गर्मी के मौसम में माउंट आबू कर दिया गया। तो साथियों ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर। हालांकि वो सारी बातें भी अहम थी, ज़रूरी थी, और कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के शासक। ठीक है, कि भाई जो राजपूताना में जो रियासतें थी उन रियासतों में शासक कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं जयपुर और कोटा को। अगर जयपुर और कोटा को देखें साथियों तो लगभग हमें दोनों नाम एक जैसे देखने को मिलते हैं। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है, सवाई राम सिंह सेकंड जयपुर के शासक थे। और कोटा की बात करें तो कोटा के शासक भी राम सिंह सेकंड थे, इंसान अलग हैं। कोटा के शासक थे महारावल राम सिंह। ठीक, तो दो रियासतें पर एक ही शासक, मतलब शासक अलग अलग, नाम एक ही। जयपुर रियासत के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड, कोटा रियासत के शासक थे महारावल राम सिंह सेकंड। अब बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के थे महाराणा स्वरूप सिंह। उदयपुर के शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। जोधपुर के शासक थे तखत सिंह। ठीक है, और बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। तो अभी देख लेते हैं इन पांचों को। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड, कोटा के शासक महारावल राम सिंह सेकंड, जोधपुर के शासक तखत सिंह, उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह, और बीकानेर के शासक सरदार सिंह। ठीक है, अब एक और नाम फिर से सेम सा आया, पर मैंने इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब थोड़ा अंतर करने के लिए अलग अलग लिखा है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जयपुर और कोटा के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, राम सिंह सेकंड, और जो बूंदी के शासक हैं उनका नाम भी राम सिंह है, लेकिन ये सेकंड नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने बूंदी को नीचे लिखा है। मैं चाहता तो साथ में लिख सकता था, थोड़ा ईजी हो जाता, पर ईजी होने के साथ साथ में क्या है कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता माइंड में। तो बूंदी के शासक थे महाराव राम सिंह, करौली के शासक मदन पाल सिंह, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, और धौलपुर के शासक भगवंत सिंह। तो करौली, भरतपुर और धौलपुर को एक साथ याद कर सकते हैं। करौली के मदन पाल, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह। ठीक है, करौली के मदन पाल सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह,
धौलपुर के भगवंत सिंह, ठीक है। बूंदी के शासक महारावल राम सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह, जोधपुर के शासक तखत सिंह, उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह, कोटा के शासक महारावल राम सिंह सेकंड, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको एक दो बार अगर हम रिवाइज करते हैं तो रिपीट करते हैं तो ये याद हो जाएगा। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड, कोटा के शासक महारावल राम सिंह सेकंड, उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह, जोधपुर के शासक तखत सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह, बूंदी के शासक महारावल राम सिंह, करौली के शासक मदन पाल सिंह, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, धौलपुर के शासक कौन थे? धौलपुर के शासक बताइए, भगवंत सिंह, ठीक है। तो ये कुछ रियासतें और उन रियासतों के शासकों के नाम। अब इस तरफ देखते हैं, अलवर के शासक विनय सिंह, ठीक है। टोंक के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं कि टोंक एक मुस्लिम रियासत थी एकमात्र राजपूताने की, और अमीर खां पिंडारी को इसे दे दिया गया था, अंग्रेजों ने इसे दिया था। तो टोंक के शासक कौन थे? वजीरुद्दौला, ठीक है। तो अलवर के विनय सिंह, टोंक के वजीरुद्दौला। जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर के शासक थे रणजीत सिंह, ठीक है। डूंगरपुर के उदय सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। पहले रिवाइज करते हैं, अलवर के शासक विनय सिंह, टोंक के वजीरुद्दौला, जैसलमेर के रणजीत सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, और बांसवाड़ा और शाहपुरा में तो एक सिमिलरिटी है साथियों कि दोनों के शासकों का नाम था लक्ष्मण सिंह। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें तैयार कर लेनी है। एक या दो से तीन बार जब इस वीडियो को सुनेंगे आप तो बिल्कुल ये याद हो जाएगा। और याद करने का तरीका यही है कि 3 या 4 का एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। पहले 3 या 4 को अच्छे से देख लिया, उनके शासकों के नाम देख लिए, उसके बाद आंखें बंद कीजिए और उनको रिकॉल करने की, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अलवर के शासक विनय सिंह, टोंक के शासक वजीरुद्दौला, जैसलमेर के शासक महाराजा रणजीत सिंह, डूंगरपुर के शासक उदय सिंह, प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह, और शाहपुरा और बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज़ें हमारे सामने तैयार हो जाती हैं। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विधिवत तौर पे क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं। आपको आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपके साथ साझा की गई है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो साथियों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप। और इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ, इंडियन हिस्ट्री में बेसिकली एनसीईआरटी की किताब के चैप्टर्स को ही अभी तक डील किया था। तो इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, और अब राजस्थान हिस्ट्री की वीडियोस भी जल्द से जल्द अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्दी ही अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।